हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसे। ठीक है, आज इसका क्या है, लेक्चर 1 है। देखो, इस यूनिट में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। इस यूनिट में थ्योरी भी है और शेड्यूल पे न्यूमेरिकल भी है। जो शेड्यूल के न्यूमेरिकल है वो ये समझो 100% आपके पेपर में आते हैं। तो जब इसके बाद आपका शेड्यूल मतलब सेकंड लेक्चर के एंड में या थर्ड लेक्चर में शेड्यूल टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसके न्यूमेरिकल को आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस कितना भी हो, बी सेक्शन हो या सी सेक्शन, एक क्वेश्चन शेड्यूल का आएगा ही, है ना। वो करना है। इसमें थ्योरी है बाकी सारी, तो थ्योरी में अगर आप अच्छे से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बट जैसे कि थोड़ा सा AKTU का करिकुलम रहा है या मतलब पेपर चेकिंग, तो कोशिश करना कि न्यूमेरिकल पिक करो, है ना। तो शेड्यूल वाला क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये यूनिट बहुत इजी है। जैसे थर्ड यूनिट इजी थी, फर्स्ट भी इजी, सेकंड ही थोड़ा सा टिपिकल है, अदरवाइज फोर्थ एंड फिफ्थ आपकी इजी है। आप आसानी से एक बार गो थ्रू करोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। साथ में ही एसेट प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। और जितने भी AKTU के PYQs होंगे इन दोनों से रिलेटेड, वो सारे कवर हो जाएंगे। लास्ट में आपको AKTU के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये जो है AKTU के अकॉर्डिंग इस यूनिट का आपका सिलेबस में, जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या होता है, सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, रिकवरेबिलिटी क्या होती है, ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसे कैसे डील करते हैं, या आपका कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल, डायरेक्टरी सिस्टम। ये कुछ मतलब आप ये समझिए बस शेड्यूल वाला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, अदरवाइज बाकी सारे क्या है, थ्योरी। तो ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, ट्रांजैक्शन। अच्छा, इस थ्योरी से पहले हम नॉर्मल समझते हैं रियल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन होता क्या है। अब अच्छा एक चीज बताओ, मुझे सपोज मैं फोन पे, पेटीएम या कुछ भी यूज करती हूँ, मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे, ठीक है। मैं एक पर्सन हूं ए, ठीक है। अब किसी पर्सन को मुझे नहीं पता, मैं मान के चलती हूँ दूसरा पर्सन है बी, उसके अकाउंट में 200 रुपए थे। तो मैंने कोई कुछ भी ना उसे पैसे भेजे ना उससे पैसे लिए, है ना। उसके अकाउंट में टोटल दोनों के अकाउंट में मिला के 300 रुपए है, ठीक है। अब सपोज बी पर्सन ने मुझसे बोला कि भाई या बहन, तेरी जो है 10 रुपए रह रहे थे जब हम गए थे कहीं, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो है 10 रुपए भेजेगा, तो उसके में कितने रह जाएंगे, 90। और ये इसके पास 10 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 210 रुपए। ओ सॉरी, पर अगर ऐड करें तो टोटल सम कितना ही है, अब भी 300 है। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करना डेटा को, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मतलब रुपीज ट्रांसफर हुए, आप अपने अकाउंट से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। जब बोलते हैं ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे, तो वही है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। कि एक को दूसरे को पैसे दिए, या अब ये बोले अच्छा तूने मेरे को 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए, पर मुझे याद आया कि मैंने तेरे पे 50 रुपए नहीं दिए थे कभी के, तो अब ये 50 रुपए इधर करेगा, तो इसके पास कितने रह जाएंगे, 160। और इधर कितने हो जाएंगे, जब इधर ट्रांसफर करेगा तो इधर हो जाएंगे 160, 70, 80, 90। अच्छा यहाँ रहेंगे आपके 160, ठीक है। और इधर 50 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 140। 140 प्लस 160, अब भी 300 रहा। तो ट्रांजेक्शन्स होते क्या है, रुपीज का ट्रांसफर होना। बैंक में क्या होता है, अगर एक बैंक दूसरे बैंक को ट्रांसफर करता है डेटा, या डेटा यहाँ पे डेटा का कंटेक्स्ट क्या है, कोई अमाउंट ट्रांसफर करता है, कुछ भी ट्रांसफर करता है, वो अमाउंट वैसा ही
रहता है। ठीक है, अभी तो मैंने बिल्कुल ये नॉन टेक्निकल टर्म में समझाया, अभी हम टेक्निकल टर्म में समझते हैं। देखो सपोज एक ए पर्सन था और एक बी पर्सन था। ए के अकाउंट में 100 रुपए थे, बी के अकाउंट में 50 रुपए थे। अब एक्चुअली में जैसे बैंक का डेटाबेस होता है, आप किसी बैंक में जाते हैं तो उसका डेटाबेस होता है, हर पर्सन के अकाउंट में कितने रुपए हैं, कितने ट्रांसफर हो गए, क्या हो गया, ये सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर रहता है। बट आपको एक चीज पता है, जो भी काम कंप्यूटर करता है वो कब कर पाता है, जो डेटा किस में पड़ा होता है, मेन मेमोरी में पड़ा होता है। तो सबसे पहले रीड ए, आर रिप्रेजेंट रीड ए, ये क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को, डेटा क्या होगा यहाँ पे, भाई ये डेटा ही तो है कि भाई ए के अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, 100 रुपए पड़े हैं, उसको रीड करके मेन मेमोरी में स्टोर करता है कि ए में कितने पड़े हैं, 100 रुपए। इसी को हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन। देखो अभी हम ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन में ना दो ऑपरेशंस होते हैं मेनली, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन क्या होता है, जब डेटा को रीड करा जाता है डेटाबेस से और उसे स्टोर किया जाता है बफर में, मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी में डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना, बीइंग टाइम के लिए बफर, यानी कि आपकी मेन मेमोरी क्या होती है, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, एक मेन मेमोरी के किसी पार्ट को हम नाम रख देते हैं बफर। यहाँ पे डेटा टेम्परेरी फॉर प्रोसेसिंग के लिए स्टोर होता है। अब क्या होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी अभी डेटाबेस में नहीं हो रही। देखो दिस इज द डेटाबेस ऑफ बैंक लेट, ठीक है, इसमें अभी पड़ा है कि ए में 100 पड़ा है और बी में क्या पड़ा है, सपोज 50। डेटाबेस में तो अभी यही है, डेटाबेस में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब रीड ए कर लिया, यानी कि ए की वैल्यू 100। अब मैंने क्या करा, ए इक्वल टू ए माइनस 10, यानी कि अभी डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे कितना आ गया, 90। ठीक है, अभी तक जो भी चेंजेस हुए हैं वो मेन मेमोरी के जिस पोर्शन को आपने बफर बनाया, बफर मतलब टेम्परेरी स्टोर करने के लिए जो स्पेस बनाया है वहां पे डेटा स्टोर है, आपने अभी डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं करे। अब जैसे ही मैंने लिखा राइट ए, राइट ए का मतलब क्या है, राइट ऑपरेशन, राइट द अपडेटेड डेटा वैल्यू बैक टू द डेटाबेस फ्रॉम द बफर, यानी कि अब यहाँ पे 90 आ गया है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब मैंने करा रीड बी, यानी कि बी का डेटा जो कि है 50, वो डेटाबेस से मेन मेमोरी में उठ के आ गया है। ठीक है, यानी कि जो बफर पोर्शन है वहां आ गया है। अब मैंने अभी तक देखा जाए ए से तो 10 रुपए कट चुके हैं, बी से नहीं कटे हैं। अब मैं क्या लिखती हूं, b इक्वल टू बी प्लस 10, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 60। इस पॉइंट तक भी डेटाबेस में कोई चेंज नहीं आया है। अगर मैं ये बोलती हूं कि किसी वजह से ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो गई, तो बी में तो कोई चेंज नहीं आया है, ए से 10 रुपए कट चुके हैं। कई बार नेटवर्क कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है कि आपके पैसे तो 10 रुपए चले जाते हैं लेकिन वहां नहीं पहुंचते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इस यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज है, एक तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये रोल बैक हो जाता है, यानी कि थोड़े समय में आपके पास, मतलब कुछ 10-15 मिनट में आपके पास कई बार हो जाता है ना, योर 10 रुपीज इज क्रेडिटेड, कई बार होता है। या फिर जब हम कई बार एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो कई बार 10,000 रुपए 5,000 रुपए कट जाते हैं, और कई बार एटीएम में कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो क्या होता है, रुपए नहीं निकलते, तो आपके पास एक मैसेज आता है योर 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज इज क्रेडिट बैक, यानी कि ट्रांजेक्शन आपको रोल बैक हो जाती है। अब अगर यहाँ पे किसी वजह से इशू आता है तो यानी कि अभी डेटाबेस में चेंज नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। रोल बैक यानी कि
यहाँ पे जो यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ा बी पे, लेकिन यहाँ पे रोल बैक होना चाहिए, है ना। अब क्या लिखते हैं, राइट बी, यानी कि जो ये डेटा है यहाँ पे क्या आ गया 60। अब ये क्या है, एक रुपए भेजने की पूरी ट्रांजेक्शन है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन विच आर लॉजिकली रिलेटेड। ये सेट ऑफ ऑपरेशंस है, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ऑपरेशन 4, ऑपरेशन 5 एंड ऑपरेशन 6। ठीक है, ये अब आप कहेंगे मैम अब ये धीरे धीरे सीखोगे, अगर राइट हो जाता है तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी हम थोड़ा सा आइडिया लेते चल रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, वो सेट ऑफ ऑपरेशंस जो एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है। अगर मुझे ए को बी में डेटा मतलब रुपीस ट्रांसफर करने, यहाँ पे डेटा का मतलब होता है, देखो एक्चुअली ये डेटा ही तो है, डेटाबेस में डेटा ही तो पड़ा है, रुपए थोड़ी पड़े हैं। ये क्या बता रहा है कि ए के पास 90 रुपए है, तो बैंक आप जब भी जाएंगे वो आपको 90 रुपए तक मैक्स दे सकता है। डेटाबेस में रुपए तो नहीं पड़े होते, तो इसलिए हम डेटा की बात कर रहे हैं। तो ये अगर ए को बी को रुपए भेजने हैं तो डेटाबेस से डेटा उठना, उसमें चेंजेस होना, फाइनली ए से पैसे कट जाना, बी के अमाउंट में जुड़ जाना, ये कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन है जो इस काम को करने के लिए चाहिए। इसमें से एक भी ऑपरेशन ना हो तो ये काम नहीं होगा, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन्हीं ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। ये सिंगल लॉजिक यूनिट है जो है किसी काम को करती है, और ये सिंगल लॉजिक यूनिट कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन से मिलके बनी होती है, ये अकेले नहीं कर सकती कुछ भी काम। यानी कि दिस इज अ ट्रांजैक्शन T1, यानी कि एक ट्रांजैक्शन है, ये सेट ऑफ ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन को इसको रैप कर दो तो ये एक ऑपरेशन है। जैसे आप देखो पेटीएम या BHIM यूज करते हो, आप जाओगे किसी पर्सन के जिसको आपको करना है उसके पे क्लिक करोगे, फिर अमाउंट डालोगे, वो अमाउंट वहां ट्रांसफर हो जाएगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा और उसके में ऐड हो जाएगा। तो ये जो इतना प्रोसेस है ये कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन है दैट विल बी कंसिडर एज वन ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, अगर आप लिखते हो रीड ए, यहाँ पे तो मैंने आपको शॉर्ट में RA ये शॉर्ट में एक एग्जाम्पल समझाया है ताकि आपको समझ आए। रीड ए इंस्ट्रक्शन विल रीड द वैल्यू A from the database and will store in the buffer in the main memory। ठीक है, ये क्या करता है, डेटाबेस को रीड करता है। और देखो कुछ बुक्स में RA नवाते में आपको RAWA भी मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह RA। ठीक है, अब राइट ए क्या है, विल राइट द अपडेटेड वैल्यू A फ्रॉम बफर टू राइट ए क्या करता है, इसको आप WA भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो रीड मतलब डेटाबेस से रीड करके मेन मेमोरी में पहुंचाना डेटा को। डेटा क्या भाई, सपोज मेरे अमाउंट में 10 रुपए हैं तो इट इज अ डेटा दैट मेरे अमाउंट में या एक्स पर्सन के अमाउंट अकाउंट में 10 रुपए हैं। दिस इज द डेटा दैट इज स्टोर इन डेटाबेस। डेटाबेस में कभी रुपए थोड़ी स्टोर होंगे, वो डेटा होगा। या आप अपनी ऑनलाइन ऐप पे चेक करते हैं कि मेरे अमाउंट में कितने हैं, मेरी FD कितने की है, मेरी RD कितने की क्या है, वो सारा डेटा ही तो होता है। एट द एंड पैसे तो बैंक के पास ही है। ठीक है, अब आपका आता है ट्रांजैक्शन स्टेट्स, है ना। ट्रांजैक्शन स्टेट्स क्या होती हैं, एक सेकेंड, ये वाला डबल है। हाँ, तो सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन के पहले डायग्राम से पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखो ट्रांजैक्शन स्टेट्स क्या होती है, ट्रांजैक्शन स्टेट एक तरह से उसकी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट होने से पहले
कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है, उसी को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। या कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन ट्रांजिशन लाइफ साइकिल, या कई बार ट्रांजिशन स्टेट आता है। अब देखो आपके ट्रांजिशन, इन्हीं स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है जिन लाइफ साइकिल से वो गुजरता है। देखो आपकी है एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट, अबॉर्टेड स्टेट और टर्मिनेटेड। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनसे ओके आपका एक ट्रांजिशन गुजरता है और फाइनली क्या हो जाता है, कमिटेड हो जाता है। अब देखो ऐसा होता है कई बार कोई ट्रांजिशन फेल हो जाता है, मतलब कई बार क्या होता है कि वो पार्शियली कमिटेड तो हो गया, यानी कि सारा काम हो गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट नेट कनेक्शन चला गया, कोई दिक्कत हो गई, तो वो क्या हो जाता है, रोल बैक हो जाता है। रोल बैक मतलब जो काम हुआ था वो सारा खत्म हो जाता है। अब देखो अब कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड एंड टर्मिनेटेड स्टेट। सबसे पहली स्टेट होती है एक्टिव स्टेट। ये फर्स्ट स्टेट होती है ट्रांजिशन की लाइफ साइकिल में। इसको एक्टिव स्टेट इसलिए कहा जाता है जब तक एक ट्रांजिशन में जितने भी इंस्ट्रक्शन है, लेट सपोज मेरे पास ट्रांजिशन है, इसमें कितने इंस्ट्रक्शन है, अब तो आपको पता है ट्रांजिशन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है। जब तक एक ट्रांजिशन के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, रीड करना, कहीं से डेटा पिक करना, कुछ करना, जब तक सारे ट्रांजिशन परफॉर्म, एक ट्रांजिशन के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे परफॉर्म हो रहे होते हैं, उस टाइम पे वो एक्टिव स्टेट होती है ट्रांजिशन की। और जब all the changes made by the transaction are now stored in buffer in the main memory, यानी कि जो भी चेंजेस करे गए हैं वो सारे चेंजेस बफर में ही स्टोर हैं टेम्पररी। मतलब कि सपोज ए की वैल्यू 100 हो गई और बी की वैल्यू 90 हो गई, ये चेंजेस अभी देखो वहां पे मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन जो अभी यहाँ पे सिखाया था ना कि रीड ए राइट है, ये जस्ट एक एग्जांपल सिखाया था। यहाँ पे हमने वर्स्ट केस नहीं लिया था कि ट्रांजेक्शन खराब हो सकता है, कुछ हो सकता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे तो अपडेट करते जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव स्टेट वो होती है जब ट्रांजेक्शन्स के जितने भी ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट हो रहे थे और जो भी चेंजेस हो रहे थे वो सारे चेंजेस अभी बफर में स्टोर हैं टेम्परेरी, यानी कि मेन मेमोरी में। डेटाबेस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि एक्टिव स्टेट में सारे रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। डेटा को रीड करना, राइट करना, चेंजेस करना, जो चाहे वो करना, है ना। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, मैम आपने ये बोला था कि अगर यहाँ पे राइट ऑपरेशन करते हैं तो वो डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे ना कमिट और आता है। कमिट का मतलब होता है कि अब रोल बैक नहीं हो सकता, पर बीइंग टाइम मैं आपको सारे कंसेप्ट नहीं समझा सकती, धीरे धीरे ही हम ग्रो करेंगे चीजों में, तो इसलिए बीइंग टाइम इतने कंसेप्ट को याद रखो। गलत नहीं है या सही नहीं है, बस ये है कि अब मैं अभी कमिट नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे जब हम बताती जाऊंगी धीरे धीरे तो आपको समझ आएंगी चीजें। क्योंकि देखो जब आप रीड करते हो और राइट करते हो तो क्या होता है कि आपका डेटाबेस में डेटा जाता है ऑफ कोर्स, पर जाने से एक पहले जब राइट हो रहा होगा तो यहाँ पे वो राइट का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे जो पीछे की साइड राइट का मतलब है वो मतलब है कि डेटा आर से ए डेटा को डेटाबेस से पिक करा गया, पिक करने के बाद उसमें चेंजेस किए गए। सपोज ए को रीड किया, ए में से 10 रुपीज घटाए और मेन मेमोरी में राइट किया, ये राइट वो है। और जो वहां राइट बताया था वो था डेटाबेस में राइट करना। यहाँ राइट का मतलब है कि सिंपली मेन मेमोरी में राइट करना, यानी कि ए की वैल्यू जब सबसे पहले रीड करी थी मेन मेमोरी में तो ए की वैल्यू अगर 100 थी, जब ए की वैल्यू कटने के बाद कितनी हो गई 90, ये वो राइट है। रीड राइट ऑपरेशन का मतलब ये वो राइट है, और जो वहां का राइट लिखा था वो राइट था डेटाबेस में राइट करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये एक्टिव स्टेट में रीड राइट ऑपरेशंस हो रहे थे। रीड मतलब मेन डेटाबेस से मेन मेमोरी में डेटा को पिक करना,
पिक करने के बाद आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस करते हो कि भाई ए की वैल्यू 100 थी, उसे 10 रुपए देना तो उसकी वैल्यू 90 हो गई, बी को कितने देने थे, 10 रुपए ऐड होने, तो वो जो रीड राइट ऑपरेशन आप मेन मेमोरी में करते हो, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिव स्टेट आपकी ये हुई, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं वो मेन मेमोरी में होते हैं, डेटाबेस में कुछ नहीं होते हैं। अब होता है पार्शियली कमिटेड, जब लास्ट इंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट होता है उसके बाद एकदम ये पार्शियली कमिटेड स्टेट में चला जाता है। आफ्टर एंटरिंग दिस स्टेट ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पार्शियली कमिटेड, यानी कि फुली कमिटेड नहीं होते, जो सारे चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस अभी सिर्फ मेन मेमोरी में ही हैं, मेन मेमोरी के बाहर नहीं गए। अब आप ये बोलेंगे मैम एक्टिव और पार्शियली कमिटेड में डिफरेंस क्या है। देखो मेरे पास एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें 5 थे, अभी पहला हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, रीड राइट ऑपरेशन जो भी हैं वो सारे परफॉर्म हो रहे हैं, और वो सारे परफॉर्म होने के बाद ये जो है अभी एक्टिव स्टेट में, लेकिन जब लास्ट ट्रांजैक्शन का लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि इसके बाद कुछ भी नहीं होना, ट्रांजैक्शन अपनी एंड पे आ गया है और वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में, इसका मतलब है जो भी चेंजेस होने थे वो चेंजेस मेन मेमोरी में हो चुके हैं। अब बस अगर कोई दिक्कत ना आए तो उसे परमानेंटली स्टोर करना है, ये डिफरेंस है पार्शियली कमिटेड और कमिटेड स्टेट में। पार्शियली कमिटेड का मतलब है जो भी भाई, अगर मेरे ट्रांजैक्शन में 5 चीजें थी कि पहले रीड करो, ये करो, जो भी चीजें लिखनी थी वो सारी चीजें लिखने के बाद मैं जो है काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, सारे ट्रांजैक्शन की जितनी भी 5 लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब और कोई चेंज नहीं होना। बस अगर कोई दिक्कत ना आए, इंटरनेट इशू या सर्वर इशू, तो परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो जाए, अभी वो टेम्परेरी मेन मेमोरी में स्टोर है, ठीक है, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब अगला आता है कमिटेड स्टेट। कमिटेड स्टेट क्या होते हैं, जितने भी जो भी चेंजेस थे वो चेंजेस हो चुके हैं, अब उसे सक्सेसफुली डेटाबेस में अगर आप स्टोर कर देते हो उसी को ही बोलते हैं कमिटेड स्टेट। ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी कमिटेड स्टेट, यानी कि अब अगर डेटाबेस में वो डेटा को आपने स्टोर कर दिया है तो फुली कमिटेड है, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। सपोज आपके ए के पास 100 रुपए थे, बी के पास 90 रुपए थे, इसे 10 रुपए भेजने थे, लेकिन सपोज ये B1 एक और पर्सन है इसके कांटेक्ट में, गलती से इसने इसको रुपए भेज दिए, यानी कि इसके अकाउंट में सिर्फ 10 रुपीज थे, इधर 10 रुपीज भेज दिए, ए के में 90 रुपए चले गए। अब ये चीज डेटाबेस में स्टोर हो गई कि भाई ए के अकाउंट में 90 रुपए हैं, बी के अकाउंट में 90 रुपए, B1 के अकाउंट में 20 रुपए आ चुके हैं। अब ये फुल्ली कमिटेड हो चुका है, अब कोई चेंज नहीं हो सकता, रोल बैक पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर आप इस बात को फॉलो करते हुए कि पहले एक्टिव स्टेट में थे, एक्टिव स्टेट में जो भी रीड राइट का मतलब है वो चेंजेस 20 - 10 करके मेन मेमोरी में राइट करा कि ए की वैल्यू चेंज होगी, उस रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए आपका लास्ट ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म हो चुका है, और लास्ट ट्रांजैक्शन का आपका लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, वो पार्शियली कमिटेड है, और फाइनली आपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। डेटाबेस में स्टोर करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहले यहां से हम टर्मिनेट पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ट्रांजेक्शन आफ्टर एंटरिंग द कमिटेड स्टेट। अभी अबॉर्टेड छोड़ दो, आफ्टर एंटरिंग द कमिटेड स्टेट ट्रांजेक्शन फाइनली एंटर इनटू टर्मिनेट स्टेट, यानी कि एक बार, अभी क्योंकि हमने अबॉर्ट की तो बात ही नहीं की, तो अभी हम सिर्फ इस रो की बात करते हैं कि वो एक्टिव था, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था, उसने लास्ट ऑपरेशन को भी परफॉर्म किया, बफर में टेम्परेरी सारे चेंजेस हो गए और वो पार्शियली कमिटेड हो गया। अब आपने जो भी चेंजेस बफर में टेम्परेरी स्टोर करे थे
वो सारे चेंजेस आपने डेटाबेस में कर दिए, करने के बाद वो ट्रांजेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है और वो ट्रांजेक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब इतना होने के बाद अगर किसी वजह से आपको लगता है, ए ने सोचा अरे मुझे तो बी को भेजना था, B1 को नहीं भेजना था, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन कमिटेड स्टेट में एंटर हो जाती है तो रोल बैक नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडू द चेंजेस दैट हैज बीन मेड बाय द ट्रांजेक्शन, यानी कि उन चेंजेस को हम नहीं कर सकते अंडू जो परमानेंटली स्टोर हो चुकी है, क्योंकि सिस्टम जो है अपडेट हो चुका है, वो न्यू कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच चुका है। न्यू कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब है कि इससे पहले डेटाबेस में पढ़ा था कि ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 90 है और B1 पे 10 रुपए है ना, लेकिन आपने डेटाबेस में चेंज कर दिया है परमानेंटली कि भाई ए की वैल्यू 90 है, यानी कि ए के पास अकाउंट में अब 90 रुपए पड़े हैं, बी के पास भी 90 पड़े हैं और B1 पे 20 है। तो अगर ऐसा होता है और आप रोल बैक करना चाहते हो, आपको गलती लगी कि आपने इसको नहीं भेजा, आपको तो भेजना इसको था, तो अब कोई अपडेट करने का तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है कि आप B1 से बोलें कि भाई मैंने गलती से तुमको भेज दिया, तो मुझे जो है 10 रुपए वापिस कर दो। अगर वो तुम्हारा जानने वाला होगा तो वो 10 रुपए तुम्हें वापस कर देगा और फिर तुम उसे भेज दो, यानी कि ओनली वे टू अनडू द चेंजेस इज कैरिंग आउट अनदर कंपेंसेटेड ट्रांजेक्शन। देखो कंपेंसेटेड ट्रांजेक्शन आपको टेक्निकल टर्म में धीरे धीरे समझ आएगी। कंपेंसेट करने की ट्रांजेक्शन का मतलब यही समझो ना, अगर जर्नल टर्म में समझो, ए था, ए ने B1 को भेज दिया, उसके कॉन्टेक्ट में ही था, मतलब कॉन्टेक्ट में पड़ा था, जानने वाला था, तो वो तुमको 10 रुपए वापस भेज देगा और फिर तुम उसको वहां भेज देना, लेकिन अंडू नहीं कर सकते, एक बार कमिटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, यानी कि ये वाला। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अगला है फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट क्या होता है कि कई बार जो ट्रांजेक्शन होता है एक्टिव स्टेट में होता है या पार्शियली कमिटेड स्टेट में होता है और किसी वजह से फेलियर हो जाती है और आप एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो किस में चला जाता है, फेल्ड स्टेट में। यानी कि हो सकता है कि दो रीजन है जब वो फेल्ड स्टेट में जा सकता है, दो कंडीशंस पे। एक तो जो है अपडेशन कर रहा था, यानी कि रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर, रीड राइट मतलब मेन मेमोरी में चेंजेस कर रहा था, उस टाइम पे कोई इश्यू आ गया और वो फेल्ड स्टेट में चला गया, या उसने सारे ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर ली थी, एक ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस थे सबको परफॉर्म कर लिया था, बस उसने जो चेंजेस करे थे वो मेन मेमोरी में ही थे। देखो इसका एग्जाम्पल, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, है ना, आपके अकाउंट से पैसे तो कट गए लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, या कई बार क्या होता है, आप जो है कई बार क्या होता है, आप जाते हो अपने, और जैसे किसी महाराष्ट्र बैंक में या SBI में आपने ऐप डालोगे, पिन कोड डालोगे, पिन कोड डालने के बाद आप उसमें रुपीज आपने ओपन करा, पिन कोड डाला, फिर उसमें रुपीज डाले, पहले ऐप ओपन करी, रुपीज डाले और उसके बाद आपने सेंड मतलब सेंड करने के लिए डाला, लेकिन क्या हुआ, वो टेम्परेरी मेन मेमोरी में तो कट गए, लेकिन क्या हुआ कि नेटवर्क इशू आ गए, कनेक्टिविटी इशू आ गया, नहीं हुआ, वो बोलेगा ट्राई आफ्टर सम टाइम, सम टेक्निकल इशू। तो वो जो चेंजेस करे थे वो उसने टेम्परेरी करे थे, डेटाबेस में चेंज नहीं करे थे, तो इस वजह से वो फेल्ड स्टेट में आ गया। ठीक है, अब देखो फेल्ड स्टेट में आने के बाद अब क्या है, अगर वो फेल्ड स्टेट में आता है तो अबॉर्टेड स्टेट या बोल सकते हैं आप, अबॉर्टेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो भी चेंजेस करे थे उनको अंडू कर देना, उसी को ही बोलते हैं अबॉर्टेड स्टेट या फिर बोलते हैं रोल बैक स्टेट। अगर वो एक्टिव स्टेट में था, यानी कि एक ट्रांजेक्शन में
1 2 3 4 5 है, यानी कि इसने पहला परफॉर्म कर दिया था, दूसरा यहाँ पे ये फेल स्टेट में चला गया था। जो दो ऑपरेशन में जो भी चेंजेस करे थे उन्हें क्या कर देना, रोल बैक कर देना। या अगर उसने सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए थे, बस वो चेंजेस मेन मेमोरी में किए थे, डेटाबेस में नहीं करे थे, तो ये जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें रोल बैक कर देना। रोल बैक का मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और अबॉर्ट होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, टर्मिनेट स्टेट में। तो आपकी अबॉर्टेड स्टेट क्या है, अगर ट्रांजैक्शन जो है फेल स्टेट में एंटर कर जाता है तो जो भी चेंजेस करे जाते हैं उन सबको क्या करना होता है, अंडू करना होता है। अंडू करने का मतलब है जो भी नेसेसरी चेंजेस हुए हैं उनको रोल बैक कर देना, कुछ भी इफेक्ट ना होना। आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज बीन रोल बैक कंप्लीटली इट एंटर इनटू द अबॉर्टेड स्टेट, यानी कि जितने भी चेंजेस थे, जो भी करा था, जब उन्हें आप रोल बैक कर देते हो तो वो अबॉर्टेड स्टेट में पहुंच जाता है। अबॉर्ट करने, अब देखो जो लाइन है, या तो वो एक ट्रांजेक्शन कमिटेड होके टर्मिनेट स्टेट में पहुंचता है या अबॉर्ट स्टेट से टर्मिनेट, यानी कि या तो ट्रांजेक्शन के सारे ऑपरेशन डेटाबेस में सही से क्या कर दिए जाते हैं, अपडेट कर दिए जाते हैं, और अपडेट होने के बाद जैसे कि कहा जाता है कि ट्रांजेक्शन कम टू एन एंड, या तो वैसे होता है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो एंड पे नहीं होता है तो क्या होगा कि भाई उसने कुछ एरर आ गई, नेटवर्क इशू आ गई, कनेक्टिविटी आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, वो फेल्ड स्टेट में आ गया, और ट्रांजेक्शन के कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म हुए होंगे, उन ऑपरेशन को आप रोल बैक करते हो, यानी कि जो भी चेंजेस कर रहे हो उन्हें नॉर्मल कर दो। यानी कि सपोज इन 4 या 5 ट्रांजेक्शन थे जिसमें कि ए की वैल्यू 100 से 90 हो रही थी, ये दो ऑपरेशन करके, है ना। तो अब जब वो फेल स्टेट में हो गया तो ए की वैल्यू फिर से क्या हो जाए, 100। ऐसे करना है कि पहले चेंज होने से पहले जो वैल्यू थी वहीं पे ही पहुंचना है। जब ये हो जाता है तो आप कहाँ पहुंच जाते हो, अबॉर्टेड स्टेट में अबॉर्ट कर दो, यानी कि फाइनली ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट कर दो कि भैया कुछ नहीं हुआ है, दोबारा से स्टार्ट करो। तो ये आपकी लाइफ साइकिल होती है। कई बार ये सबसे ज्यादा यही आती है, मतलब ये समझो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एसिड प्रॉपर्टी या कह सकते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो जरूरी है ताकि डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे आपकी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन। अब इस लाइन को मतलब समझो, सपोज ए की वैल्यू 100 थी, बी की वैल्यू 30 थी। वैल्यू क्या मतलब, ए की उसमें 100 रुपए थे और बी के उसमें 30 रुपए, तो कितने थे ट्रांजेक्शन होने से पहले, 130। ठीक है, अब ए ने 10 रुपए भेजे, अब भी कितने रहने चाहिए, 130, यानी कि एज अ सिस्टम देखा जाए तो जो ट्रांजेक्शन होने से पहले ए और बी का डेटा था या ए और बी की जितनी वैल्यू थी उतनी ही बाद में रहे, इसी को, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ही कुछ एसिड प्रॉपर्टीज है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपको समझाएंगे, अलग अलग चीज है क्यों। अब ऐसा अगर होता यहां से और बी की वैल्यू अब भी 30 रहे, यानी कि ए से तो रुपए कट जाएं पर बी तक पहुंचे ना, तो अब कितने हो गए, तो 10 रुपए गए कहाँ, है ना। तो यही चीज है कि कंसिस्टेंट रहे, यानी कि कोई भी दिक्कत ना आए। इसी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिस्टम में लगाई गई है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए, ये सबसे ज्यादा रिपीटेडली आता है। अब क्या है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब है या तो ट्रांजिशन पूरा कंप्लीटली अकर हो या ना हो, पार्शियली नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रांजिशन।
अब इस लाइन का मतलब समझो, सपोज मेरे पास ट्रांजैक्शन है T1, उसमें बहुत सारे जो हैं ऑपरेशंस हैं, या तो सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो या फिर कुछ भी ना हो। ऐसा ना हो कि 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए और 4 नहीं हुए, यानी कि मेरा था कि ए में 100 रुपए हैं, बी में क्या है 20 रुपए, ए से तो 10 रुपए कट जाए और बी तक पहुंचे ही ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ट्रांजैक्शन के आप रुपए भेज रहे हो किसी को, दिस इज ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले वो डेटाबेस से डेटा को रीड करेगा, मेन मेमोरी में रखेगा, 10 रुपए काटेगा, बी में ऐड करेगा। तो या तो सारा काम हो या सारा ना हो। ऐसा नहीं है कि ए से तो 10 रुपए कट जाए और बी पे पहुंचे ना। Either all the operations of transaction will perform, either not at all। कुछ भी ना हो या हो, पार्शली जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। नो ट्रांजेक्शन अकर पार्शली, इसलिए इसको बोला जाता है ऑल और नथिंग रूल। और इस चीज का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंडिविजुअल की होती है? वो होती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल मैनेजर की, जो इंश्योर रखता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी एटॉमिसिटी मेंटेन रहे। लेट जो $100 थे वो अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफर होने थे। इफ द डेबिट फ्रॉम ए सक्सीड बट द क्रेडिट टू बी फेल, देन एंटायर ट्रांजेक्शन इज रोल बैक। यानी कि देखो, जो यहाँ पे समझा रही थी मैं, अगर ए से रुपए कट गए हैं और किसी वजह से बी पर नहीं पहुंच पा रहे, तो ए के अकाउंट में फिर से 10 रुपए ऐड हो जाएं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आधा ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो आधा नहीं, यानी कि ए से रुपए कटने वाले ऑपरेशंस तो परफॉर्म हो गए, पर बी में ऐड होने वाले अगर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो पाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्शियली होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी इसकी होती है। ये आपका एग्जाम्पल देखो, कई बार आता है एसिड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपकी एटॉमिसिटी है और ये इसका एग्जाम्पल है। अगला आपका आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मेंटेन रहे। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपको जो मैं समझाती आ रही हूँ कि सपोज ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 20 है। एज ए सिस्टम देखा जाए, अगर आप मैनेज कर रहे हो डेटाबेस को, तो ए और बी के सिस्टम में देखा जाए तो इनके कितने रुपए हैं? 120 एज एन सम अप, है ना। एज एन सम अप 20 रुपए, 120 रुपए। अब अगर जो है ए जो है 20 रुपए भेजता है, तो बी में अगर एज अ ग्रुप देखा जाए तो अब भी 120 है। यानी कि डेटाबेस की जो है वो कंसिस्टेंट रहे बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। यानी कि अब इससे पहले और इसके बाद में अगर एज अ ग्रुप देखा जाए तब भी 120 रुपए थे और अब भी 120 रुपए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए में 80 रुपए हैं और बी पे जो है 10 रुपए ही पहुंचे। अगर आप एज एन ग्रुप देखें 80, 90, 100, 110, 20 रुपए कहाँ गए? 10 रुपए कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? तो वो चीज नहीं होना चाहिए। यानी कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को ये इंश्योर करता है, कि जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहे बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर की, जो ये इंश्योर रखते हैं कि डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। जैसे a bank total balance remain the same and before and after transfer, ensuring that no money is lost or created। यानी कि अगर ए ने बी को पैसे भेजे हैं, है ना, कहीं तो ट्रांसफर किए होंगे ना,
तो टोटल बैलेंस रिमेन सेम रहे। टोटल बैलेंस का मतलब है बैंक्स टोटल, ए बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, इसके में 10,000 रुपया छोटा लेता, 10,000 रुपये पड़े थे, इसके में 90, इधर उसे 10 भेजेगा, तो इनका जो टोटल बैलेंस है 190, और 190 ट्रांजेक्शन से पहले भी था, ट्रांजेक्शन के बाद भी। इंडिविजुअल कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंडिविजुअल कितना है, बट जो है एज एन सम अप सेम रहना चाहिए। अगला क्या है, आइसोलेशन। ठीक है, अब जरा आइसोलेशन को हम समझते हैं। आइसोलेशन क्या कहता है, देखो सपोज एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, तीसरा पर्सन है सी। अब 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9 बजे इसने जो है इसको रुपए भेजे 100 रुपए, और इसने भी कितना भेजा 50 रुपए। तो अगर साइमल्टेनियसली काफी सारे ट्रांजेक्शन हो तो एक दूसरे पे दूसरा ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि भाई बी ने भी एकदम 9 बजे ही 100 रुपए भेजे, सी ने भी। ऐसा होता है ना कई बार, बहुत सारे लोग आपको पैसे भेज देते हैं, या जब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आती है, कई बार सेम टाइम पे कई जगह से पैसे आ जाते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन है, ए के अकाउंट में 100 रुपए थे, बी ने भी 100 रुपए भेजे, बी के अकाउंट में 200 थे, तो कितने हो गए, यहाँ 100 हो गए और यहाँ 200 हो गए। ठीक है, अगर सेम टाइम पे यहाँ बात करें तो सी ने भेजे 50 रुपए, तो यहाँ 250 हो जाने चाहिए, और सी के में 60 थे तो सी के में 10 हो जाने चाहिए। अब ये जो है एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स भी हो रही हैं सेम मोमेंट पे सेम टाइम पे, तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान। अब आप कहेंगे मैम इससे फायदा क्या है, देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एक टाइम पे सॉरी एक टाइम पे जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं वो हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको सेम टाइम पे बहुत लोग ट्रांसफर करें, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक टाइम पे 2 को भेजें, बट बहुत सारे लोग आपको सेम टाइम पे कोई काम करा सकते हैं। या आप अगर बैंक की बात करें, अगर बहुत बड़े ब्रॉड उस पे लें, बैंक की बात करें, एक बैंक में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो बैंक की एक डोमेन है, तो आप ये समझो ए कुछ पैसे भेज रहा है, ये सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये एग्जैक्ट 10,000 रुपीज रिसीव कर रहा है, ये भी 10,000 रिसीव कर रहा है, ये जो है ये ऑनलाइन कर रहे हैं, ये विड्रॉ कराने आया है ऑफलाइन। तो ये सारी ट्रांजेक्शन एग्जैक्ट 9 बजे ही हो रही है। अकाउंट आपके जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में होता है ना, जाके आपको वो देखते हैं, तो अब हो सकता है ये सारी ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे हो रही है, तो डेटाबेस पे ही तो वर्क हो रहा है। यानी कि ए सेंड कर रहा है अगर 10,000 रुपीज बी को, तो ए के में से 10,000 रुपए कटेंगे, बी के में ऐड होंगे। हो सकता है सी ने किसी और से कहीं और से रिसीव करा। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे जब चल रही होती है तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को इफेक्ट ना करे, उसी को ही हम बोलते हैं आइसोलेशन। देखो ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली अकर होते हैं तो वो बिना इनकंसिस्टेंसी लाए वो जो है काम को करे। ठीक है, एग्जीक्यूशन के दौरान हर एक ट्रांजेक्शन को ऐसा लगता है कि वो एग्जीक्यूट अकेला ही हो रहा है, सिस्टम में कोई और नहीं हो रहा है। अब देखो बैंक है, बैंक का डेटाबेस होगा, बैंक में बहुत सारे, अब एक बताओ, एक बैंक का एक डेटाबेस है, हो सकता है उसकी ब्रांच ऑफ कॉमन ही डेटाबेस हो दोनों ब्रांच का, तो जरूरी थोड़ी अगर एक बैंक में 9 बजे कोई नहीं है तो दूसरे बैंक में भी ना हो सकता है। और ये भी हो सकता है सेम टाइम पे दोनों बैंक में सेम ही मतलब एक बैंक ए है, बैंक बी है, ब्रांच है, यहाँ पे एक पर्सन आया, यहाँ पे वो भी 100 रुपए निकालना आया है, ये भी रुपए निकालना आया। तो डेटाबेस में अगर सिस्टम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं तो वो इनकंसिस्टेंसी नहीं लाता है और हर एक को फील होता है कि वो अकेला ही एग्जीक्यूट हो रहा है। और अ ट्रांजेक्शन डज नॉट रियलाइज दैट देयर आर अदर ट्रांजेक्शन एज वेल एज
एज वेल गेटिंग एग्जीक्यूटेड। पहले मतलब एक ट्रांजेक्शन को दूसरे ट्रांजेक्शन के होने का पता नहीं लगता है, क्योंकि काम स्मूथली हो रहता है। आप जाते हो, आप अपने बैंक में जाते हो, बैंक में जाके आप रुपए निकाल के आते हो, तो आपके रुपए मिल जाते हैं, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। या ऐसा नहीं होता है, जर्नली कभी नहीं होता है कि आपके अकाउंट में सपोज 10,000 रुपए पड़े हैं और आपने निकाले तो 10,000 में से 5,000 निकाले, तो आपके में से जो कटेंगे पैसे वो 5,000 ही कटेंगे। ऐसा नहीं होगा, 5,000 की जगह 6,000 कट गए। या एक बैंक है ए, है ना, एक बैंक है बी, दोनों सेम ब्रांच है ना। एक 9 बजे इस पर्सन ने तो 5,000 रुपए निकालने की वो डाली और इस पर्सन ने 9 या 6,000 निकालने की बोली सेम टाइम पे, और डेटाबेस सेम है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इसके पास अमाउंट 10,000 रुपए था इसके अकाउंट में और इसके पास भी 10,000 रुपए था, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके में से 6,000 कट जाए और निकाले ये 5, मतलब अमाउंट तो 5,000 ही थे, लेकिन जब लिखा जाए तो 6,000 लिखा जाए। ऐसा नहीं होता। यानी कि जब आप बाद में देखते हैं या फिर आप ऑनलाइन करते हैं 10,000 रुपए ट्रांसफर, 5,000 रुपए ट्रांसफर, तो आ जाता है ना आपके पास इतने रुपए बचे। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अमाउंट तो कुछ और ट्रांसफर किया, शो कुछ और हो रहा होता है। हाँ, कई बार टेक्निकल इशू की वजह से 1-2 मिनट के लिए कई बार हो जाता है, वो भी बहुत रेयरली होता है। जो अच्छे बैंक होते हैं उनके सर्वर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी शो नहीं होता परमानेंट बेसिस पे कि भाई आपने निकाले तो 5,000 थे, आने चाहिए थे 5,000 और इसके में आने चाहिए थे 4,000, और सेम टाइम की वजह से इसके में 4,000 शो हो रहे हैं, इसके में ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा कभी सिचुएशन है कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड है किसी तरीके से, कभी तो जो भी चेंजेस होंगे वो दूसरे ट्रांजेक्शन को तभी विजिबल होंगे जब वो मेमोरी में लिखे जा सके होंगे। यानी कि चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन बिकम विजिबल ऑफ द ट्रांजेक्शन ओनली आफ्टर दे आर रिटन इन द मेन मेमोरी। यानी कि डेटाबेस में नहीं, कई बार आप आगे सीखेंगे एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी ऑपरेशन है जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब ट्रांजेक्शन सेकेंड स्टार्ट होगा। यानी कि अगर मैं मानती हूँ कोई काम है जो ट्रांजेक्शन 1 में हो रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी ट्रांजेक्शन 2 का काम कंप्लीट हो पाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है उस टाइम पे आपको डेटा जब तक मेमोरी में फाइनली, डेटाबेस में तो लास्ट में होगा क्योंकि एक ट्रांजेक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो जब तक वो फाइनल नहीं करेगा, क्योंकि देखो सपोज ए की वैल्यू 100 थी, बी की वैल्यू 20 थी, अब यहाँ पे चेंज होना है आगे। तो जब कई बार ऐसा होता है तो तभी दिखता है जब ट्रांजेक्शन जो है मेमोरी में लिखे जा चुके होते हैं, ठीक है। अब the resultant state of the system after executing all the transaction is same as that will be achieved if the transaction were executed serially one another। यानी कि कई बार आप आगे सीखेंगे, देखो एक ट्रांजेक्शन 1 है, ये ट्रांजेक्शन 2 है। अब ऐसा भी समझो इसका पहला दूसरा, फिर इसका पहला दूसरा, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन को इंटरलीव कर रहा होता है, यानी कि पहले इसके 2 ऑपरेशन, फिर इसके 2, फिर इसके 2, पर ये इस तरह से हो रहा होता है कि एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं ये बिल्कुल भी। एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को 1% भी इफेक्ट नहीं करता है, और ये बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट देते हैं जैसे कि अगर आप पहले ट्रांजेक्शन 1 परफॉर्म करें और फिर ट्रांजेक्शन 2 परफॉर्म करें। अब ये कैसा होता है आप शेड्यूलिंग में सीखेंगे, क्योंकि वहां पे यही काम है कि एक ट्रांजेक्शन को दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ इंटरलीव कैसे कराना है कि रिजल्ट सही आए, प्रॉब्लम नहीं आए। तो जब ये यही बोल रहा है कि अगर आप इंटरलीव कराते हैं तो जैसे सीरियली एग्जीक्यूट होते जो रिजल्ट आता है, यानी कि पहले ट्रांजेक्शन 1 को एग्जीक्यूट करते फिर ट्रांजेक्शन 2 को एग्जीक्यूट करते, या पहले ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 1 करना होता है। अगर आप सीरियली एग्जीक्यूट करते, सीरियली का मतलब है
पहले ट्रांजेक्शन 1 के जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते, फिर ट्रांजेक्शन 2 के जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते, और वो जो रिजल्ट आता फाइनल, सपोज एक रिजल्ट आता कि ए की वैल्यू इतनी हो गई और बी की वैल्यू इतनी हो गई, और आप इंटरलीव करा के करेंगे तो भी सेम ही आएगा, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालेंगे। यानी कि अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शन होता कि एक ही पर्सन एक टाइम पे पैसे डाल सकता है ए को, मतलब 9 बजे बी ने भी ए को पैसे भेजे और सी ने भी ए को पैसे भेजे, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती तो बहुत सारे लोग सेम टाइम पे नहीं भेज सकते थे, क्योंकि अगर आप इंटरलीविंग नहीं कर पाते तो सेम टाइम पे मल्टीपल, अब ऐसा समझो बैंक है, बैंक में आप जाते हो तो जरूरी थोड़ी है कि बैंक की इस ब्रांच से आप पैसे निकाल रहे हो तो दूसरा ना निकाल रहा होगा। और अगर ये आइसोलेशन की प्रॉपर्टी हम नहीं बना पाते या ऐसी कोई टूल टेक्निक नहीं बना सकते थे कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे हो सके बिना एक दूसरे को इफेक्ट करे, अगर ऐसी प्रॉपर्टी हम नहीं बना पाते तो एट द एंड मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। यानी कि सपोज आप बैंक में 9 बजे गए, कोई और भी निकाल रहा था तो वो बोलता अच्छा हमारी किसी और ब्रांच से कोई और निकाल रहा होगा, फिर आप 5 मिनट बैठ गए है ना, इतने में आपने कहा चलो अच्छा होगा, इतने में कोई और आ गया उसी ब्रांच में, तो ऐसे तो कभी हम पैसे ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता कि बस एक टाइम पे एक ही निकाल सकते हैं, यानी कि एक टाइम पे डेटाबेस में एक ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो सकती है, मल्टीपल हो नहीं सकती, तो फायदा क्या था। या अब ऐसा समझो आप किसी को पैसे ट्रांसफर करो ऑनलाइन और कोई और कर रहा हो तो आप कहेंगे सर्वर इशू नॉट पॉसिबल, तो आप कब तक करते रहेंगे ऐसा, आपको तो टाइम नहीं पता होगा ना कि कब सामने वाले को कोई पैसे नहीं भेज रहा, और आप उससे पूछो भी कि भाई तेरे को कोई पैसे नहीं भेज रहा, भैया मुझे नहीं पता, कोई भेज रहा हो तो मैं कैसे बताऊं, तो लाइफ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए आइसोलेशन इज इम्पॉर्टेंट, ताकि आप ये ध्यान रख सकें कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे को इफेक्ट ना करे, और यही प्रॉपर्टी ध्यान रखती है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्ग्रुएंसी कंट्रोल मैनेजर की, वो इंश्योर कर सके कि जो ट्रांजेक्शंस हैं वो आइसोलेशन में परफॉर्म हो, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे। अब अगला आता है आपका इसका एग्जाम्पल, टू यूजर अपडेट द सेम अकाउंट balance at the same time will not interfere, one transaction will wait for the another to complete। हाँ, अब देखो इसका मतलब है एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। अब एक ट्रांजेक्शन दूसरे होने का वेट कर सकता है, और जो मैंने एग्जांपल बताया कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1, सपोज ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इंटरलीव हो गए, फिर यहाँ 2 आ गया, इस तरह से, यानी कि मल्टीपल लोग सेम टाइम पे सेम अकाउंट के बैलेंस को कर सकते हैं, जो मैंने आपका बैंक का एग्जांपल दिया। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, ड्यूरेबल होना, जैसे होते हैं ना कि शूज ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, वही यहाँ मतलब है जो चेंजेस डेटाबेस में हो गए वो परमानेंट है, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, दे आर ड्यूरेबल, दे आर परमानेंट, आपने एक बार जो चेंज कर दिए वो हो गए। यानी कि ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है जो भी चेंजेस करे जाते हैं एक ट्रांजेक्शन के थ्रू आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, वो सक्सेसफुली डिस्क पे अगर लिखे जा चुके हैं वो चेंजेस परमानेंट होंगे, वो चेंजेस लॉस नहीं होंगे किसी भी काइंड के फेलियर से, कुछ भी हो जाए जो चेंजेस परमानेंटली, आप ऐसे समझो आपने रुपए भेज दिया, आपके अकाउंट में आ गया कि आपके 10 रुपए कट गए हैं, तो भैया फिर वो कट गए हैं, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप कंपनसेटरी ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, उससे अपने पैसे मंगा ले कि भाई मेरे को मेरे पैसे रिटर्न कर दे, मैंने तुझे गलती से भेज दिया, बस यही एक तरीका है। जो परमानेंट चेंजेस हो सकते हैं उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि रोल बैक नहीं हो सकता, अगर कमिटेड हो चुका है तो रोल बैक पॉसिबल नहीं है, वो पार्शियली कमिटेड में है कि यानी कि जब प्रोसेसिंग हो रही थी उसी दौरान नेटवर्क इशू आ गया, यानी कि कई बार आप जैसे किसी को पैसे भेज रहे हो आप अपना नेट ऑफ कर दें तो हो सकता है कि वो पार्शियल कमिटेड की साइड ज्यादा क्लोज हो रेदर देन कमिटेड की तरफ, तो आपका रुक जाए ट्रांजेक्शन, है ना, या सर्वर इशू आ जाए, नेटवर्क इशू आ जाए तो हो सकता है। लेकिन
परमानेंट के बाद चेंज नहीं होगा। इट इंश्योर दैट द चेंजेस exist permanently and never lost even any kind of failure। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिकवरी मैनेजर की, कि ड्यूरेबिलिटी रहे डेटाबेस में, परमानेंट रहे डेटा, कोई भी कुछ भी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, वो उस डेटा को रिकवर किया जा सके। देखो यही एग्जांपल है, आफ्टर ट्रांसफरिंग द मनी द अपडेटेड बैलेंस रिमेन्स सेव्ड इवन द डेटाबेस क्रैशेस इमीडिएटली आफ्टर। यानी कि अगर किसी वजह से आपने ट्रांजेक्शन्स की, कोई भी ट्रांजेक्शन की, सर्वर इश्यू हो गया, डेटाबेस क्रैश हो गया, कुछ भी हुआ, आपका फाइनल जो लास्ट क्रैश होने से पहले जो चेक पॉइंट था, यानी कि जहां पे स्टेट थी वहीं से ही रिकवर हो जाएगी। ठीक है, ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको आनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भाई ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है। कई बार स्टेट डायग्राम बनाओ ट्रांजेक्शन का, जिसमें आप उसकी सारी स्टेट शो करेंगे, या बोल सकते हैं लाइफ साइकिल, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। एसेट प्रॉपर्टी या ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझाओ विद एग्जाम्पल, है ना। अब विद एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताई दिया, साथ साथ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। और देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेडली मतलब कह सकते हैं आता ही है, मतलब ये एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे क्या होती है, मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक तो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉब्लम, है ना। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉब्लम्स क्या होती है? जब मल्टीपल, अब मैंने तो आपसे ये बोला कि आइसोलेशन का मतलब है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ इंटरलीव करे, एक साथ चले, कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब एक साथ करते हैं तो कुछ तो दिक्कतें आती हैं, है ना। वो दिक्कतें क्या होती हैं हम उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि डर्टी रीड प्रॉब्लम होती है, एक आपका जो कॉन्ग्रुएंसी होती है तो किन चीजों पे इफेक्ट होता है, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम पे, इनके बारे में सीखेंगे। साथ में आप जो है ये सीखेंगे कि शेड्यूल्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं। ये टॉपिक तो यार आप समझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इसको तो आप बिल्कुल छोड़ के ही मत जाइएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद रिकवरी प्रॉब्लम, तो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ये यूनिट आपकी इजी है, एज सच कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा हाँ एक चीज और बताऊंगी आपको, कि जो मैं बताना चाह रही थी, देखो जो आपका यूनिट 3 है उसमें एक चीज मैं बताना चाह रही थी कि इम्पोर्टेंट क्या है। एक तो आपको अगर बिल्कुल पढ़ना है तो नॉर्मलाइजेशन, देखो आप मतलब कुछ बच्चों का ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के न्यूमेरिकल कुछ नहीं होते। देखो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो क्या कहता है कि टेबल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए के आगे सिंगल सिंगल वैल्यू। तो आप डेटा पे तो वर्क नहीं करते, आप सिर्फ क्या करते हो, टेबल पे वर्क करते हो। टेबल पे वर्क से क्या मतलब है कि RABC, A टेंड्स टू BC, B टेंड्स टू C, फंक्शनल डिपेंडेंसी पे वर्क करते हो। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही है, हर एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती ही है, अनलेस अनटिल वो आपको टेबल ही बना के ना दे दे कि ABC, है ना, XYZ, हाय कॉमा बाय, हेलो, ऐसे अपने आप ही बना के ना दे दे टेबल, अनलेस अनटिल आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF, ठीक है। इनके देखो फर्स्ट के तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं, वो इम्प्लिसिट होता है, न्यूमेरिकल करने हैं इंपॉर्टेंट। जो फोर्थ NF है एंड फिफ्थ NF है, इसकी आती है थ्योरी,
यानी कि इसके साथ क्या पूछ लिया जाता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, यहाँ पे जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है। अब और जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ये तो रब कर देती हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, मतलब आप समझो 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। ये आपको अगर थर्ड यूनिट देखी जाए तो इससे बाहर कुछ नहीं है, यही है। एक क्वेश्चन यहाँ आता है और एक पूछा जाता है कि की निकालो, की फाइंड आउट करो और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तोड़ो या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तोड़ो, बस ये करता है। और अगर उसे इजी देना होगा पेपर तो फोर्थ और फिफ्थ की थ्योरी लिख देगा, बस आपका इतना ही है। ये यूनिट बहुत इजी है, ऐसे ही ये यूनिट बहुत इजी है, ठीक है। थैंक यू।